मराठी इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स हमारे साथ हैं। सुवेद भावे साहब हैं, इनकी एक नई फिल्म आ रही है संत तुकाराम। पृथ्वीराज सुकुमारन पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि उनकी एक ख्वाहिश है एक फिल्म उनकी इंडस्ट्री से ऐसी निकले जो पूरे देश में छा जाए। जैसे आप केजीएफ को ले लीजिए या कांतारा को ले लीजिए, बाहुबली को सबसे ले लीजिए। मराठी इंडस्ट्री इस प्रोसेस को कैसे देखती है? उतनी कैपेसिटी अभी हमारी है नहीं बजट को देख के। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम को भी ये प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनका ऑडियंस बहुत लॉयल है उनके फिल्मों की तरफ, उनकी भाषा की तरफ, जितना मराठी का ऑडियंस लॉयल नहीं है। किसी भी महाराष्ट्र के कोने में जन्मा हुआ लड़का अगर उसको ना भी हिंदी सिखाया जाए तब भी वो हिंदी समझ सकता है, वो हिंदी बोल सकता है, वो हिंदी सुन सकता है, वो आराम से आपके साथ बात कर सकता है हिंदी में और समझ भी सकता है आप जो बोल रहे हैं। वो बात वहां पे नहीं है साउथ में। उनको समझ में भी आएगी, वो बात नहीं करेंगे आपसे। तो ये जो कट्टरता है अपने भाषा के प्रति, ये मराठी में है नहीं। तो मराठी लोग भी मराठी फिल्म से पहले हिंदी फिल्म देखेंगे। कि हिंदी सिनेमा तो वो देख रहे हैं और मराठी लोग ऐसा भी नहीं है कि हिंदी भी देख रहे हैं, साउथ भी देख रहे हैं, तो फिर मराठी सिनेमा क्यों नहीं देख रहे हैं? पता नहीं, वो अभी कंपैरिजन कर रहे होंगे साउथ और हिंदी के आगे मराठी की, तो उनको कंपैरिजन में मराठी सिनेमा में कमियां ही दिखेंगी। मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा ने 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा ने बहुत ज्यादा मराठी ऑडियंस को कैप्चर कर लिया था। अभी जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं, जो हिंदी में बात करें, उनके साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप हिंदी है और आप यहाँ पे रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, तो आपको मराठी समझ में नहीं आती, इसलिए हम आपसे हिंदी में बात करते हैं 20 साल के बाद भी। क्यों? 20 साल में तो आपको सीखना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग भी महाराष्ट्र में हिंदी बात करना बंद करें, बिल्कुल बंद करें। तभी ये बदलाव आएगा, तब भी आपको भी पता चलेगा कि भाई अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। अभी मैं जैसे अभी रिसेंटली जो है अभी रामायण का टीजर आया, जिसको नीतीश तिवारी बना रहे हैं। इससे पहले जो रामायण पे जो फिल्म बनी थी आदि पुरुष, को ओम राव साहब ने डायरेक्ट किया था। आपने ओम राव जी के साथ काम किया है। अगर उनको वही रामायण दिखाया जाए जो दूरदर्शन पे हमने देखा था तो कोई मजा नहीं ना। थोड़ा एक फ्लेवर अलग होना चाहिए, उसमें इंटरनेशनल बनना चाहिए। आपने तेलुगु सिनेमा में काफी काम किया है। वहाँ पे जो स्टार वर्शिपिंग का कल्चर है, जो लेवल ऑफ स्टार वर्शिपिंग यहाँ पे है तमिल और तेलुगु में। तो मेरे दोस्त जो हिंदी फिल्म वाले लोग कहते हैं यार तेलुगु फिल्म करनी है यार, बड़ी तेलुगु फिल्म दिलाओ। तेलुगु। हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। हमारे अभी आजकल जो टाइम चल रहा है वो एक पैन इंडिया वाला टाइम चल रहा है ना, कि जो भी इंडस्ट्री फिल्में बना रही है उनको सबको पैन इंडिया फिल्में बनाना है। पैन इंडिया फिल्में जिनको देश भर में देखी जाती हूँ, है ना। तो कन्नड़ा हो गया, कन्नड़ा में कांतारा, केजीएफ आ गई। तमिल सिनेमा चल रहा है लगातार। तेलुगु में बाहुबली से शुरुआत ही की पैन इंडिया कॉन्सेप्ट की। 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो लगातार अच्छा काम कर रही हैं, लगातार अच्छी फिल्में बना रही हैं, उनके यहाँ से निकल के आ रही हैं। लेकिन उनका भी वो जो पैन इंडिया जाने वाला प्रोसेस है वो शायद थोड़ा बचा रहता है। वो 2 इंडस्ट्रीज हैं, पहली तो मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री और दूसरी है मराठी इंडस्ट्री। मराठी इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स हमारे साथ हैं। सुवेद भावे साहब हैं, इनकी एक नई फिल्म आ रही है संत तुकाराम, जो कि 18 जुलाई को थिएटर्स में लगने वाली है। तो हम उस बारे में इनकी पूरी टीम से बात करेंगे। सर, हम आपका वो फिल्मोग्राफी पढ़ रहे थे, बहुत सारे रियल कैरेक्टर्स हैं जो आपने प्ले किए हैं। जैसे मैं काउंट करूं तो मान लीजिए आपने किए हैं बाल गंधर्व तिलक की बायोपिक की, उसके बाद आपने फिर काशीनाथ घाणेकर की बायोपिक और अभी संत तुकाराम जी की। क्या आइडिया है इसके पीछे? क्या आइडिया है? आइडिया मेरा नहीं, भगवान का है, ऊपर वाले का है। ऊपर वाले को ऐसा लगा कि ये आदमी उनकी पवित्रता को, उनकी शुद्धता को संभाल सकता है, इसलिए उन सबको मेरे इस छोटे से देह में उन्होंने भेज दिया। तो पहला ही मेरा कैरेक्टर था प्रभु श्री रामचंद्र का, उसके बाद था पेशवा बाजीराव का, उसके बाद था संत ज्ञानेश्वर, जिनको अपना गुरु मानते थे, संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्ति महाराज, उनका था। उसके बाद मैंने किया महात्मा बसवेश्वर, जो कर्नाटक के बहुत बड़े संत थे, लिंगायत समाज की स्थापना जिन्होंने की, लगभग संत ज्ञानेश्वर के एरा के ही थे और वो भी सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। उसके बाद मैंने किया बाल गंधर्व, जो कि मराठी रंगभूमि के एक बहुत ही नामचीन कलाकार थे। उसके बाद मैंने किए लोकमान्य तिलक, जो ओम राउत की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। उसके बाद मैंने किया आनी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, जो कि मराठी थिएटर के सुपरस्टार थे। जैसे राजेश खन्ना हिंदी फिल्म के थे, ये मराठी नाटक के सुपरस्टार थे। उसके बाद मैंने किया छत्रपति शिवाजी महाराज हर हर महादेव में। उसके बाद मैंने किया संत तुकाराम
और अभी एक और कर रहा हूँ जो अभी मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता हूँ, वो भी एक हिंदी में ही बायोपिक है, वो भी एक बड़े संत के ऊपर आधारित है। तो संत तुकाराम जी की मतलब ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बातें थी? इसमें दोनों लोगों से सवाल है, आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया इस कैरेक्टर के बारे में, इस फिल्म के बारे में, और आपको क्या ऐसी बात लगी कि संत तुकाराम जी की कहानी जो है कही जानी चाहिए और सुबोध भावे जी के थ्रू कही जानी चाहिए? तो पहले सर। हाँ जैसे देखो, संत तुकाराम और मेरा कोई एक अजब गजब का रिश्ता है, कुछ अजब गजब का बॉन्डिंग और कनेक्शन है। मेरे करियर की पहली फिल्म संत तुकाराम होती अगर वो जब शूट होती। विजय तेंदुलकर, आप जानते होंगे उनको, भारत के बहुत बड़े नाटककार थे और सिनेमा भी लिखते थे, अर्धसत्य उनकी फिल्म थी। तो विजय तेंदुलकर ने संत तुकाराम के ऊपर फिल्म लिखी थी, ये बात है 2000 की, और उन्होंने मेरा कास्टिंग संत तुकाराम के किरदार के लिए सर ने किया था कि मेरे फिल्म में ये लड़का संत तुकाराम करेगा। और विक्रम गायकवाड़ जो भारत के बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अभी गुजर गए, तो विक्रम दादा ने पहली बार मेरा मेकअप किया संत तुकाराम के गेटअप में, मेरा लुक टेस्ट हो गया, सब हो गया, शूटिंग के डेट्स डिक्लेयर हो गए और शूटिंग कभी नहीं हुआ, वो फिल्म हुई नहीं। तब से लेके तुकाराम बीच बीच में मेरे तरफ आते रहते, कभी सीरियल के माध्यम से, कभी सिनेमा के माध्यम से, कभी नाटक के माध्यम से, और वो हो नहीं पाया कभी। और फिर 22-23 साल बाद वापस ये आदित्य मेरे पास आया संत तुकाराम लेके, अब उसको हिंदी में करना है। तो मुझे लगा कि मेरा कुछ, अगर हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं तो मेरा कुछ उनको देना बाकी है। मतलब उन्होंने मुझसे कुछ कहा होगा और मैंने उनको नहीं दिया है। तो एक अजीबोगरीब रिश्ता है, मतलब एक आदमी के पास एक कैरेक्टर इतने बार नहीं आता है। तो फिर फाइनली मैंने कहा कि भाई अभी सोचो मत, बस डेट्स का है इशू, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं कर रहा हूँ। और फिर हमने ये तुकाराम कर लिया। अब तुकाराम के बारे में ऐसा है कि तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तो महाराष्ट्र के घर घर में पढ़ाया नहीं, वो परंपरा के तौर पे आता है। मतलब जैसे डीएनए में आता है, हमारे पुरखों के डीएनए से जो भी हमारे डीएनए में आता है, वैसे ही ये सब हमारे डीएनए में है, हमारे घर घर में, हमारे रूह में है ये लोग। तो बचपन से दादाजी से हमने कहानियाँ सुनी थी तुकाराम जी की, ज्ञानेश्वर की। फिर पंढरपुर की वारी जो निकलती है, जो 1000 साल से निकलती आ रही है और अभी भी उतनी जोर शोर से निकलती है, तो उसकी एक संस्कृति, उसके एक संस्कार, उसकी एक परंपरा महाराष्ट्र में है। तो तुकाराम पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ता तो रहता हूँ मैं, लेकिन वो घर घर में है ही। मतलब तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, उनके अभंग, उनके कविताएं वो घर घर में है। तो जब ये फिल्म लेके आया तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पढ़ना था स्क्रिप्ट की, ये तुकाराम किस नज़रिए से उसको देख रहा है। और फिर आदित्य से बात हुई, उसने नरेशन दिया, और फिर लगा कि उसके तुकाराम जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब, उनकी इच्छा थी कि तुकाराम के ऊपर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि वो विट्ठल भक्त थे। तो उनको लगता था कि तुकाराम को महाराष्ट्र तक सीमित ना रखते हुए उन्हें देश तक पहुंचाया जाए, तो वो हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। तो उनकी मूल धारा ही भक्ति थी, तो ये फिल्म भक्तिपूर्ण बनी। तो जैसे नरेशन हुआ, फिर आदित्य ने उसकी कल्पनाएं बताई, तो मैं बोला कि डायरेक्टर क्लियर है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस कैरेक्टर को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए। इसलिए करते समय भी मुझे कठिनाई नहीं आई, क्योंकि राइटिंग क्लियर थी, डायरेक्शन क्लियर था, तो काम भी बहुत क्लियर हुआ। और 2 तुकाराम बने थे ऑलरेडी मराठी में, और दोनों लीजेंड बने थे। एक प्रभात का तुकाराम था ब्लैक एंड व्हाइट का, और एक अभी अभी बना हुआ एक 10 साल पहले का तुकाराम था। तो दोनों भी फिल्में अपने अपने इसमें बहुत कमाल की फिल्में थी। अब ये क्या बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसने भी कोई कंपटीशन, कोई उसमें कंपैरिजन ना होते हुए इसने अपना खुद का रास्ता ढूंढा है, जो ये संत तुकाराम है। वाई सुबोध जी? नहीं, पहले तो संत तुकाराम महाराज की कहानी बहुत रेलेवेंट कहानी है, क्योंकि आज भी हम उन्हीं सब बातों पे विचार कर रहे हैं, उन्हीं सब बातों पे देश में डिबेट हो रही है कि समानता के मूल में क्या है, धर्म के मूल में क्या है, बराबरी क्या होती है, अंधविश्वास क्या है, कुरीतियाँ क्या है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर संत तुकाराम महाराज ने बहुत बहुत काम किया है। उन्होंने जो अभंग लिखे हैं और उनकी जो लेखनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, जो आज के युग में लोगों को जानना ज़रूरी है कि एक
इतने महान संत थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इतना इतना काम किया और लोगों तक जाए ये सारी बातें। तो एक तो ये बहुत रेलिवेंट कहानी है आज भी, किसी भी हम अगर उसको एंगल से देखते हैं। दूसरी बात कि सुबोध सर संत तुकाराम के लिए क्यों, तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी कि जैसे सुबोध सर ने अभी कहा कि हर महाराष्ट्रियन और हर मराठी व्यक्ति के डीएनए में छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, ये सब लोग उनके डीएनए में रहते हैं। तो मेरा ये मानना था कि मैं किसी ऐसे मंझे हुए कलाकार को, किसी ऐसे अनुभवी कलाकार को, क्योंकि संत तुकाराम महाराज की जो कहानी है वो मुझे 100% एक अनुभवी कलाकार ही चाहिए था। एक ऐसे मंझे हुए कलाकार को एक ऐसे अनुभवी कलाकार के साथ करूं जिनको इनकी कहानी पता हो, जिनको संस्कृति पता हो, जिनको विरासत पता हो, जिनको इनकी ग्रेविटी पता हो। तो इसलिए सुबोध भावे जी से अच्छा मुझे कोई नहीं लगा। और क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा था, इनकी कुछ फिल्में भी देखी थी, बाद में मैंने और डिस्कवर किया और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सर्वोत्तम अभिनेताओं में से एक हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा और बहुत हिंदी फिल्मों में आगे आने वाले टाइम में ज़रूर देखेंगे। जी, जैसा कि अभी बता रहे थे कि मलयालम वाली आपकी मैं एक बात सॉरी काटूंगा, मलयालम और मराठी सिनेमा वाली देखिए, दो चीज़ें होती हैं। मराठी सिनेमा में अगर आप देखेंगे तो हिंदी सिनेमा के भी जो जनक हैं लोग, जिन लोगों ने हिंदी सिनेमा की उत्पत्ति में हाथ डाला है, वेदर इट इज़ दादा साहब फाल्के, वेदर इट इज़ वी शांताराम जी, वेदर इट इज़ अदर पीपल, वो सब बेसिकली महाराष्ट्र के बैकग्राउंड से ही आए हैं। तो मराठी भाषा की और मराठी लोगों की इतनी खूबसूरती है कि जब भी उनको लगा कि हम कोई देश भर के लिए काम करें तो उन्होंने हिंदी सिनेमा बनाया। वो सिर्फ अपनी उन्होंने सीमित नहीं किया अपने आप को। तो आज जो ये सारे विवाद हो रहे हैं ये सब बेकार है, क्योंकि इतना आप देखिए, इतनी महानता और इतनी विशालता है कि अगर इतने खूबसूरत और इतने अच्छे लोग नहीं होते तो क्या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इतना पनप पाती, और अगर इतने खुले दिल के लोग नहीं होते तो क्या इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल और इंडिया की ग्रोथ का इंजन वहां पे हो पाता। नहीं, ये आपका बहुत ही बिल्कुल ही नपातुला बहुत सही आंसर था ये, मतलब इट मेक्स सेंस। स्टिल मेरा क्वेश्चन अभी वही है कि मराठी इंडस्ट्री कैसे देखती है उस चीज को, कि आप लोग जैसे प्रोसेस होता है ना कि हर इंडस्ट्री का है, आपके पास ठीक है, आपने कहा कि हिंदी इंडस्ट्री ऐसा कर रही है, महाराष्ट्रियन कलाकारों के देने उन्होंने स्टार्ट की चीजें की, लेकिन लगातार आप लोग अच्छा सिनेमा बनाने लगे, क्वालिटी सिनेमा लगातार बन रहा है मराठी सिनेमा में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब शायद सबसे फाइन इंडस्ट्री अभी के टाइम में है वो, और जो लंबे टाइम से चलती आ रही है। तो क्या अभी आप लोग अभी ऐसा लगता है कि मतलब जैसा हर इंडस्ट्री का है कि ब्रेकआउट चल रहा है? पृथ्वीराज सुकुमारन पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि उनकी एक ख्वाहिश है कि जैसे हर इंडस्ट्री ने एक अपना ब्रेकआउट किया, पैन इंडिया गए, दुनिया भर उनकी फिल्में देखी जाए। मलयालम सिनेमा देखा जाता है बिना पैन इंडिया गए, लेकिन उनकी इच्छा है कि उनकी एक फिल्म उनकी इंडस्ट्री से ऐसी निकले जो पूरे देश में छा जाए। जैसा आप KGF को ले लीजिए या कांतारा को ले लीजिए, बाहुबली को सबसे ले लीजिए। मराठी इंडस्ट्री इस प्रोसेस को कैसे देखती है? डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि एक ऐसी फिल्म हम बनाएं, और ऐसी फिल्म नहीं बोलूँगा, ऐसी फिल्में हम बनाएं जो पूरा भारतवर्ष जिसको एंजॉय करे, जिसको उससे आनंद मिले, जो एंटरटेन हो उस फिल्म को देखकर। लेकिन उतनी कैपेसिटी अभी हमारी है नहीं बजट को देख के, क्योंकि फ़र्क तभी पड़ता है ना जब आपके पीछे आपका ऑडियंस पूरी तरह से इकट्ठा हो। साउथ इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम को भी ये प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनका ऑडियंस बहुत लॉयल है उनके फिल्मों की तरफ, उनकी भाषा की तरफ, जितना मराठी का ऑडियंस लॉयल नहीं है। क्योंकि द वर्स्ट पार्ट इज़ जो हिंदी और मराठी का जो चल रहा है, तो मराठी किसी भी महाराष्ट्र के कोने में जन्मा हुआ लड़का अगर उसको ना भी हिंदी सिखाया जाए तब भी वो हिंदी समझ सकता है, वो हिंदी बोल सकता है, वो हिंदी सुन सकता है। उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदी फिल्मों के थ्रू, हिंदी म्यूजिक के थ्रू उसको समझ में आती है हिंदी। इतना इन्फ्लुएंस है हिंदी का, इतना इन्फ्लुएंस है, तो उसको अगर स्कूल में हिंदी ना भी पढ़ाया जाए ना तब भी उसको कोई अड़चन नहीं आएगी। वो आराम से आपके साथ बात कर सकता है हिंदी में और समझ भी सकता है आप जो बोल रहे हैं। वो बात वहाँ पे नहीं है साउथ में, उनको समझ में भी आएगी, वो बात नहीं करेंगे आपसे। तो ये जो कट्टरता है अपने भाषा के प्रति, ये मराठी में है नहीं। तो मराठी लोग भी मराठी फिल्म से पहले हिंदी फिल्म देखेंगे, ये बात सच। अगर उनको टाइम मिला तो मराठी फिल्म देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा रवैया भी जो प्रायोरिटाइज करना है, कि जैसे हम हमेशा झगड़ते आए हैं इस बात पर कि मराठी फिल्म अगर प्रायोरिटी से अपना स्क्रीन मांगे तो कहाँ मांगेंगे? महाराष्ट्र में तो मांगेंगे ना। हम जाके गुजरात में नहीं बोलेंगे कि हमको सूरत में चाहिए, हम राजस्थान में जाके जयपुर में नहीं बोलेंगे कि हमको मराठी फिल्म के लिए थिएटर चाहिए। हम कहाँ मांगेंगे? हम महाराष्ट्र में मांगेंगे। तो अगर महाराष्ट्र में ही हमें स्क्रीन नहीं मिले, महाराष्ट्र में ही हमें प्राइम टाइम नहीं मिले, तो ये फिल्म चलेगी कहाँ?
और चलेगी नहीं तो जो बजट है जो प्रोड्यूसर अपना किसी से डाल रहा है या घर गिरवी रख के डाल रहा है, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि सैटेलाइट बाइंग बंद है, OTT वाले मराठी फिल्म को एंटरटेन करते नहीं है, तो मराठी प्रोड्यूसर मतलब जिएगा कैसे? तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब जो जैसे आप लॉयल्टी की बात कर रहे थे मराठी ऑडियंस की, क्या रीजन लगता है आपको इसके पीछे? मराठी ऑडियंस उतनी लॉयल क्यों नहीं है टुवर्ड्स अपने? मराठी ऑडियंस थिएटर के तरफ बहुत लॉयल है। मराठी नाटक आज 50 नाटक चल रहे हैं मराठी में, 50 नाटक, और वो 50 के 50 अच्छे जा रहे हैं। और उसका टिकट भी 70-80 नहीं है, उसका टिकट भी 500 रुपए है, 400 रुपए, 300 रुपए है, लेकिन फिर भी नाटक हाउसफुल जा रहे हैं, सिनेमा नहीं जा रहे। मराठी ऑडियंस प्ले को ज्यादा प्रेफर करती है फिल्मों की तुलना में। म्यूजिक प्रोग्राम है, फुल जा रहे हैं। क्यों? लेकिन मतलब उनको रॉ लगता है ज्यादा वो देखने में, या ज्यादा कनेक्ट करते हैं उससे? पता नहीं क्या है, क्योंकि हिंदी सिनेमा तो वो देख रहे हैं, और मराठी लोग ऐसा भी नहीं है कि हिंदी भी देख रहे हैं, साउथ भी देख रहे हैं, तो फिर मराठी सिनेमा क्यों नहीं देख रहे हैं? पता नहीं, वो अभी कंपैरिजन कर रहे होंगे साउथ और हिंदी के आगे मराठी की, तो उनको कंपैरिजन में मराठी सिनेमा में कमियां ही दिखेंगी। क्योंकि हिंदी से अगर तुलना करें तो मराठी सिनेमा क्वालिटी ऑफ सिनेमा में मतलब कई माइल्स आगे है। बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी में तो आगे है, मतलब जो बना रहे हैं वो कंटेंट में, हाँ कंटेंट में। और स्केल है, आप ग्रैंडियोर की बात करें, स्केल की बात करें, वो शायद मुझे लगता है कि कम मैटर करता है अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो। इसमें थोड़ी सी कुछ हाँ बिल्कुल सर। ये क्या है कि जो ऑडियंस बिहेवियर होता है ना, ये बहुत कुछ एक आदत से जुड़ी हुई बात होती है। जैसे अब हम बहुत सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं कि हिंदी मेकर्स कह रहे हैं कि ऑडियंस थिएटर में नहीं जा रही, उनको OTT की आदत लग गई है। उसी तरीके से मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा ने 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा ने बहुत ज़्यादा मराठी ऑडियंस को कैप्चर कर लिया था। तो उनकी सिनेमा देखने के लिए जो उनकी आदत थी कि हम पिक्चर देखेंगे तो हम हिंदी देखेंगे, हम नाटक देखेंगे तो हम मराठी, तो वो एक आदत बन गई, वो आदत टूट रही है। ठीक है, तो पहले आप अगर देखिए तो मराठी में फिल्में बनती थी, कुछ फिल्में इतना बिजनेस नहीं करती थी, एक्सेप्शनल फिल्में बिजनेस के एक्सेप्ट, लेकिन आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से भी और थोड़ी ऑडियंस में जो बदलाव आया उसकी वजह से भी मराठी इंडस्ट्री आज एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री है, जहां 100, 120, 150 फिल्में, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बन रही हैं। तो ये पहले नहीं था, आप इस बात को समझिए, ये आज के 20 साल पहले इतना नहीं था काम, इसका आधा काम था। तो डेफिनेटली ऑडियंस ग्रो कर रही है, और जैसे ही थिएटर्स और बढ़ेंगे और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ेंगे, आप डेफिनेटली एक ना एक ब्रेकआउट सिनेमा देखेंगे। और जैसे सुबोध जी ने इसके पहले एक फिल्म की थी, हर हर महादेव, तो उस फिल्म के साथ सुबोध जी की कोशिश थी कि ये पैन इंडिया फिल्म हो जाए। इन्होंने हैदराबाद में भी रिलीज़ किया था, इन्होंने हर जगह रिलीज़ किया था और हिंदी में भी डब किया था। तो डेफिनेटली ऐसी कोई ना कोई फिल्म डेफिनेटली निकट भविष्य में आने ही वाली है जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा ब्रेकआउट देगी। जैसे अभी सर बात कर रहे थे मराठी और हिंदी की, अभी जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं, जो हिंदी में बात करें, उनके साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और मराठी इंडस्ट्री एज अ होल क्या सोचती है? देखिए, मेरा कहना तो यह है कि आप भारत में रह रहे हो, जो कि इतना खूबसूरत देश है, जिसमें इतनी वैरायटी है, हर किस्म की वैरायटी है, भाषा की है, संस्कृति की है, आचार की है, विचार की है, त्योहार की है, रंगों की है। अगर आप भारत को एक ही रंग में देखना पसंद करोगे तो मोनोटोनस बन जाएगा भारत, इंटरेस्ट चला जाएगा उस देश से। ये देश में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये देश सबसे बना हुआ है, ये हिंदी से बना हुआ है, या बंगाली से बना हुआ है, असमीज से बना हुआ है, तेलुगु से बना हुआ है, गुजराती से बना हुआ है, मराठी से बना हुआ है। अगर एक ही भाषा सब भारत में चलने लगेगी तो इतनी जो वैरायटी हमारे अंदर है वो कहाँ चली जाएगी। तो हमारा कहना ये है कि भाई, ये हिंदी हम पे लादने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिंदी तो आती है ना। और दूसरी बात, मराठी लोग भी हिंदी में बात करना बंद कर दे, ऐसा मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप हिंदी है और आप यहाँ पे रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, तो आपको मराठी समझ में नहीं आती, इसलिए हम आपसे हिंदी में बात करते हैं 20 साल के बाद भी। क्यों? 20 साल में तो आपको सीखना चाहिए ना, कम से कम समझना चाहिए। ये आपकी भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। हम आपको मराठी सीखने से सिवाय हम लोग बात करते हैं आपके हिंदी से, आप कहाँ से सीखोगे? हाँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग भी महाराष्ट्र में हिंदी बात करना बंद करें, बिल्कुल बंद करें, तभी ये बदलाव आएगा। तब भी आपको भी पता चलेगा कि भाई अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। और मराठी इतनी मुश्किल भाषा है नहीं कि जो एलियन लैंग्वेज है जिसको हम पता ही नहीं चलता। ये तो हिंदी के बहुत सारी नज़दीक जाने वाली भाषा है, एक ही लिपि है, बहुत सारे शब्द भी सेम है। तो अगर लखनऊ में रहते हुए मैं थोड़ा बहुत ठीक हिंदी बोलना सीख गया 1 महीने के अंदर, तो आप 10 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपको तो मराठी समझ में चाहिए। और ये ज़रूरत नहीं कि आप साफ सुथरी मराठी बोले, लेकिन आप व्यवहार तो करें।
आप घर में अपनी भाषा बोले, जब बाहर निकलेंगे तो टूटा फूटा जो भी है बात तो करें, ताकि सामने वालों को भी पता चले कि आप उसकी भाषा का सम्मान कर रहे हो। अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे रील चल रहा था, रील वायरल हो रहा था इस कंट्रोवर्सी के आसपास ही, और रील देखा मैंने सोशल मीडिया पे, तो एक कोई महाराष्ट्र का कोई आदमी था जो हरियाणा में कहीं काम कर रहा था। तो उससे वो हरियाणवी आदमी ने पूछा कि हरियाणवी बोलनी आती है? उसने कहा नहीं। तो आदमी मुस्कुरा के चला गया। उसको मतलब किसी ने मारा नहीं कि उसको हरियाणवी नहीं आती है। तो मेरी पूरी फाइट उसके ऊपर है कि मतलब वॉयलेंस जो है, अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है, नहीं वॉयलेंस तो देखिए, किसी भी बात पर वॉयलेंस ये गलत ही बात है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि भाई आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य की भाषा का सम्मान करो। वो तो है, कहीं भी जाओ, बस उतना ही है। वहां के लोगों का, वहां की भाषा का, वहां कल्चर का। बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन दोस्त मेरे ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा अच्छा मराठी बोलते हैं। ऐसा लगता नहीं है उनको देख के कि ये नॉन महाराष्ट्रियन है। इतनी प्यारी मराठी बोलता है, हमसे भी ज्यादा अच्छा। बहुत सारे मराठी लोग ऐसे हैं जो कर्नाटक में रह रहे हैं, जो बेंगलोर में रह रहे हैं, जो हैदराबाद में रह रहे हैं, जो गुजरात में रह रहे हैं। उनको वहाँ की भाषा इतनी बखूबी आती है कि उनको मराठी नहीं आती, लेकिन उनको गुजराती अच्छी आती है, उनको तेलुगु ज्यादा अच्छी आती है। जी, अभी मैं जैसे अभी रिसेंटली जो है, अभी रामायण का टीजर आया, जिसको नीतीश तिवारी बना रहे हैं, और हांस जिमर और रहमान म्यूजिक कर रहे हैं, रणबीर कपूर लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर। यश भी उसके अंदर एक रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इससे पहले जो रामायण पे जो फिल्म बनी थी आदि पुरुष, उसको ओम राव साहब ने डायरेक्ट किया था। आपने ओम राव जी के साथ काम किया है, क्या प्रोसेस रहता है उनका, मतलब वो कैसे चीजों को देखते हैं? और उन्होंने जो आदि पुरुष बनाई रामायण से इंस्पायर्ड होके, आपका उस पर क्या ओपिनियन है? मतलब आपने देखी वो फिल्म? डेफिनेटली देखी मैंने। देखिए, ओम के साथ मैंने बहुत करीब से काम किया है। लोकमान्य, ये जो हमारी फिल्म थी, ये पूरी ओम की बेबी है। मतलब ये पूरा उसका आइडिया है, उसका थॉट प्रोसेस भी वही है, और बहुत ही लगाव के साथ, पूरी पैशन के साथ काम करता है। हालांकि 10 साल वो अमेरिका में रह के फिल्म और ये मीडियम सीख के भी आया है, तो उसने वहाँ पे काम भी किया है, तो उसको सब टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता है। तो हर चीज़ को टेक्निकल और इमोशनल दोनों एंगल से वो देखता है, जो लोकमान्य में उसने किया था। तानाजी में भी किया, तानाजी भी बहुत अच्छी उसकी चली। अब रामायण में शायद उसका इंटेंट गलत नहीं था, लेकिन कभी कभी होता है कि फिल्म एक ऐसी चीज होती है, कभी कभी वो फंस सकती है, मतलब अपने हाथ से निकल जा सकती है। तो मुझे लगा कि उसका इंटेंट गलत नहीं था, वो बना रहा था, मतलब जो ऑडियंस मार्वल की फिल्में देख रहा है, जो ऑडियंस वेस्टर्न फिल्में देख रहा है, तो ये ऑडियंस हमारे आने वाली जनरेशन है, जो 5 साल के लड़के हैं, 10 साल के लड़के हैं, 15 साल के लड़के हैं। अगर उनको वही रामायण दिखाया जाए जो दूरदर्शन पे हमने देखा था, तो कोई मज़ा नहीं ना। थोड़ा एक फ्लेवर अलग होना चाहिए, उसमें इंटरनेशनल बनना चाहिए कि भाई ये भारत से आई हुई रामायण है, ये मार्वल से भी आगे जाएगी। तो कोशिश उसकी वही थी। मुझे लगा कि थोड़ा वो कभी कभी नहीं, आइडिया वर्क नहीं होती कभी कभी। तो मुझे लगता है कि जो विजन है वो वैसे नहीं आ पाएगा। हाँ, सोच के चले जो शायद उसके दिमाग में था, जो शायद उसका इंटेंट था, वो वैसे नहीं हो पाया। तो इंटेंट गलत नहीं था, इंटेंट ठीक था कि एक रामायण को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाए। कास्टिंग भी अच्छा था, प्रभास, रामायण, तो मतलब श्योर शॉट हिट था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जो एग्जीक्यूशन में आता है ना, तब थोड़ा जो गड़बड़ होता है वो शायद हो गया। सर से आप तो मतलब आप भी काफी सारी, मतलब अभी तो आप ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने तेलुगु सिनेमा में काफी काम किया है, कई फिल्में आपने की हैं वहाँ पे एक्टर के तौर पे। वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका काम करने का? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, पहली बात तो ये है कि इस समय तो इंडिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले मुझसे लोग, क्योंकि मैं हिंदी भाषी भी था, तो जब भी मैं मुंबई आता था तो लोग मुझसे ये कहते थे, तेलुगु में जब मैं काम करता था तो तेलुगु लोग मुझसे ये कहते थे, सर कि यार हमको बॉलीवुड में कोई काम दिलाओ यार, कि हम नेशनल जाना चाहते हैं, हमको हिंदी फिल्म में कोई काम दिलाओ। अब जब मैं मुंबई आता हूँ तो मेरे दोस्त जो हिंदी फिल्म वाले लोग कहते हैं, यार तेलुगु फिल्म करनी है यार, एक बड़ी तेलुगु फिल्म दिलाओ, एक तेलुगु फिल्म हमको करनी है, तेलुगु सिनेमा ही रियल सिनेमा है। और तेलुगु, देखिए बहुत अच्छा अनुभव। और एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ कल्चर अलग है, और वहाँ के लोग सिनेमा पे, मतलब वो सिनेमा जीवी लोग हैं, वो सिनेमा के पीछे पागल लोग हैं, वो इनके कल्चर में है, जैसे सर ने बताया ना, उनके DNA में है, उनके रूट्स में है कि वो फिल्म देखेंगे ही देखेंगे, कैसी भी फिल्म आएगी। और वहाँ पे ना एक्चुअली वहाँ पे जो
स्टार वर्शिपिंग का कल्चर है वो अभी बहुत ही वो है, राइप है। मतलब वो कहीं अभी जा नहीं रहा है। तेलुगु तमिल दोनों ही इंडस्ट्री को देखें, मतलब कन्नड़ा भी है और मलयालम भी है, लेकिन जो लेवल ऑफ स्टार वर्शिपिंग यहाँ पे है तमिल और तेलुगु में, यहाँ पे आप आओगे, एक्टर बाहर निकलेगा और उसको देखने के लिए 2 लाख लोग आगे खड़े हो जाएंगे। तो उनकी फिल्में भी, मतलब इसलिए उनकी फिल्में अच्छा कलेक्शन कर रही है क्योंकि वो लोग अपने हीरो को स्क्रीन पे देखने के लिए, सामने से देखने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। वो फैन वॉर में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। फैन वॉर में किसी को अपने हीरो को रजनीकांत को बुरा बोल देगा, कमल हासन वजह रजनीकांत चल रहा है तमिल में ही, तो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां इतना कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए हर इंडस्ट्री की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और हर इंडस्ट्री की कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो कभी कभार ये जो फ़ैन वॉर्स वगैरह है ना, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में या फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जो चलते हैं ना, ये कभी कभार बिलो द बेल्ट भी हो जाते हैं और जिस किस्म की ट्रोलिंग और इस किस्म की चीज़ें चलती हैं वो बहुत हेल्दी नहीं है। लेकिन अब एक हर चीज़ का एक ट्रेंड बन गया है और हर चीज़ का मतलब एक पद्धति स्टार्ट हो गई है, तो अब होता है। अब वो है तो अच्छी बात नहीं, लेकिन होती है ये। अब मुझे एक और सवाल था मेरा कि मैंने फिल्म के ट्रेलर में संजय मिश्रा को देखा। संजय मिश्रा एक आते हैं एक छवि के साथ, उनकी एक छवि है, एक इमेज है। मतलब अगर कुछ फिल्में छोड़ दें तो उसके अलावा उनकी एक पर्टिकुलर छवि है जिसके साथ वो आते हैं। तो इस फिल्म को कास्ट करने का आइडिया और मतलब नहीं, संजय मिश्रा जी की मैं समझ रहा हूँ, आप कॉमेडी छवि की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक कॉमिक छवि है, हालांकि उन्होंने वो भी सीरियस आंखों देखी जैसी फिल्में भी की हैं। आंखों देखी जैसी फिल्में की हैं। और सर वो वाली फिल्म कौन थी जो भी आपने वध अभी सर ने मराठी में किया ना। अच्छा, हाँ, सब सर ने उसने मराठी में भी किया है वध। तो इस तरह की भी उनकी छवि है, बहुत महान कलाकार हैं, बड़े बहुत। हाँ, तो मुझे ना वो जो संजय मिश्रा जी का पात्र है वो एक चंक था जो एक व्यक्ति मूर्ति पूजा के बारे में बता रहा है कि मूर्ति पूजा के बारे में, मूर्ति पूजा के पीछे का आप उसको कह लीजिए फिलॉसफी कह लीजिए या विज्ञान कह लीजिए, वो क्यों है कि मूर्ति पूजा क्यों हिंदुस्तान में प्रचलित है और मूर्ति पूजा क्यों कैरेक्टर बता रहा है। हाँ, तो ये मुझे एक ऐसा अभिनेता चाहिए था जो स्क्रीन होल्ड कर सके, है ना, और जिसके अंदर इतना अनुभव हो कि वो चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्रेस कर सके। तो वो मुझे उस समय, मैंने संजय मिश्रा जी से अच्छा मुझे उस समय कोई नहीं लगा कि इनकी एक थोड़ी सी फैन फॉलोइंग भी है, इनकी इमेज भी ब्रेक होगी, और इस तरह के विषय पे अगर संजय मिश्रा जी काम करेंगे हमारे बजट में हमारे बजट में, वैसे तो कोई भी फिल्म मेकर तो हमारे बजट, तो इस तरह की फिल्म में अगर संजय मिश्रा जी काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा। तो संजय मिश्रा का आपने कौन सा लास्ट काम देखा था जो आपको मतलब लगा कि यार इनको ये कैरेक्टर देना चाहिए? वध। हाँ, वध में तो उन्होंने कमाल, फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिला वध के लिए। अवार्ड्स तो ठीक है, अवार्ड्स का तो नहीं, वो है बहुत गजब के कलाकार। हाँ, वो तो है। और मैं आपको बताऊं, जब संजय मिश्रा जी ने हमारे साथ जितने दिन काम किया उतने ही दिन वो क्या कहते हैं बीमार थे। अच्छा, उनको फीवर था और वो है एकदम देसी आदमी, और डेली जब पैकअप हो जाता था तो हम लोग महाराष्ट्र के इंटीरियर में शूट कर रहे थे सर, तो वो हैंड पंप को वो बम्बा बोलते हैं ना यूपी में, तो डेली जब पैकअप होता तो कहते हैं अम्मा ये बताओ बम्बा कहाँ है। हाँ और फिर वो जाते थे उस हैंड पंप के पास और वो रात में नहाते थे और ठंडे पानी से, और मेरी धुक धुक होती थी कि कल इनको फीवर चढ़ गया और मैं बजट की फिल्म बना रहा हूं, अगर इन्होंने एक दिन की भी शूटिंग कैंसिल की तो मेरे प्रोड्यूसर कहीं ना भाग जाए। तो बेसिकली संजय मिश्रा जो उन्होंने कैरेक्टर आंखों देखी है प्ले किया था, उसका ऑलमोस्ट बिल्कुल उल्टा इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। जी है ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। जी, आप उनको एक अलग ही उसमें देखेंगे, बहुत ही सीरियस और बड़ी ही डीप बात करते हुए देखेंगे आप उसको। उस बात से आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो मतलब ऑडियंस, वो आपका आउटलुक है, वो आपका ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है। शिवा जी, आप फिल्म में क्या रोल है आपका? मैं मम्मा जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो मेन विलेन है इस फिल्म में, जो संत तुकाराम महाराज के जीवन में रोड़े पैदा करता है। और तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। इससे पहले मैंने आदित्य सर के साथ में ही मासा प्ले किया था, वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। ललन टॉप में मैं इंटरव्यू भी मेरा आया था, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ ललन टॉप का। और आप लोगों ने रिव्यू भी किया था। जी, तो इसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मम्मा जी का। तो क्या डिफिकल्टीज रहती हैं? जैसे मान लीजिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐसे कैरेक्टर पर फिल्म बन रही है जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है ना, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, उसमें आप नेगेटिव रोल कर रहे हो। पहले तो जो लीडिंग मैन है वो ऑलरेडी परेशान है कि इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उससे पहले बच के निकलना है। क्योंकि आजकल क्या होता है, स्क्रिप्ट्स पहले लॉयर्स के पास जाती हैं, है ना, वहाँ पहले चेक होता है कि कौन सा पार्ट ठीक रखना है, कौन सा हटाना है, उसके बाद वो शूट पे जाती है। आप लीडिंग मैन है, आप उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, आपके लिए क्या डिफिकल्टीज रहती थी?
डिफ़िकल्टी एज एन एक्टर तो नहीं कह सकता। डिफ़िकल्टी तो जैसा आपने जो पॉइंट्स बोले वो तो डायरेक्टर राइटर के पास और प्रोड्यूसर के सामने होती हैं कि लीगल चीज़ें और क्या उसे दूसरों से सहमति लेना कि हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी एज एन एक्टर जब आप अच्छे डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो वो मुश्किल ऐसी लगती नहीं है, उल्टा आपको उत्साह होता है कि आप कुछ अलग, कुछ नया और कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और इतने महान व्यक्तित्व के पात्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनकी लाइफ में रोड़े पैदा करने जा रहे हैं आप। अरे इनको जो पहला सीन दिया था ना, उनका पहला सीन ही ये था कि वो हाथ में डंडा लेके संत तुकाराम महाराज को मारने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मुझे भैया बुलाते हैं, सर नहीं बुलाते हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, तो ये मेरे छोटे भाई हैं। तो पहला सीन ही इनका ये था कि जा रहे हैं संत तुकाराम महाराज को डंडा लेके मारने। तो उन्होंने कहा भैया मुझे कोई आसान सीन दे देते, पहले मेरी शुरुआत आसानी से कर देते। हाँ, मेरी शुरुआत आसानी से कर देते, फिर मैंने इनको करके दिखाया कि कैसे करना है और क्या करना है। तो ये तो मास साहब के बाद जो है इनको पहले पॉजिटिव रोल में कास्ट किया, फिर नेगेटिव रोल में कास्ट किया, तो मतलब अब आगे नेक्स्ट क्या करने वाला है अब इनके साथ? नहीं, मैंने इनके साथ बुंदेलखंड के बैकड्रॉप पे एक मेला नाम की फिल्म बनाई है। जी जी जी, जो मेला ढोने वालों के ऊपर है, वो हम अगले साल रिलीज करेंगे। वो अभी हम रिलीज नहीं करेंगे। नहीं, ये बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है। उसमें ये प्राइमरी रोल में? हाँ, ये बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है। देखिए, मैं खुद बाहर से आया हूँ। आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली जिसमें फिल्म बैकग्राउंड कोई नहीं। जब मैं मुंबई आया था और जब मैं सीरियल्स में काम करता तो मैं मुंबई, उत्तर प्रदेश? जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में कहाँ से? सुल्तानपुर नाम की एक छोटी सी चर्चित जगह है। ठीक है, छोटी सी जगह है सुल्तानपुर नाम की। तो फिल्म हमने उरई में शूट किया है। अच्छा, उरई में? हाँ, तो हमारे जो संपादक है सौरभ, इसीलिए उनका वो गाँव ही है। पॉलिटिकल खेल खेल रहा है, उसको पता है। मैं माना से अच्छा, उसको पता है। देखिए, वो पूरा बुंदेलखंडी माहौल क्रिएट कर देगा। कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं? ये सियासी खेल खेल रहे हैं, ये आपके इमोशनल खेल खेल रहे हैं। कुछ देर बाद ही आपके गली गांव में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा शिवा। पहले ही मिल चुका। और आप कहाँ से शिवाजी? मैं बांदा बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से ही है? जी जी। तो आपने बिल्कुल अपना एक वो सेट कर दिया है? बिल्कुल सेट कर दिया। यहाँ पिक्चर करनी है, यहाँ इंटरव्यू करना है। अब ना कैसे बोलूंगी गाँव वालों को। तो सौरभ भैया से मैं पहले मिल चुका था उसी समय 2000 जब हमारी फिल्म रिलीज हुई, तो मैंने कॉन्टैक्ट किया और पहला यही कहा कि बुंदेलखंड से हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन मिलाना पड़ता। लेकिन चूंकि फिल्म हमारी ऐसी थी, सामाजिक शिक्षा पर आधारित फिल्म थी, तो उस वजह से वो मुख्य वो नहीं था। हमारा फिल्म का बैकड्रॉप बुंदेलखंड में था। हमने शूट बांदा में ही की थी। सामाजिक शिक्षा से याद आया, सर आपकी एक फिल्म थी बालक पालक, जिसमें अपने अव्या का जो बड़ा कैरेक्टर प्ले किया, जो बड़ा हो जाता है तब, रवि यादव की फिल्म, उसकी चर्चा चल रही थी, इसको हिंदी में रीमेक करने की चर्चा चल रही थी। ऐसा कुछ हो रहा है अभी कि अभी वो दब गया मामला? ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी? उसके रिलीज के बाद कुछ दिनों तक चल रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद रवि यादव को ही ज्यादा पता हो, क्योंकि रवि आजकल हिंदी में फिल्में बना भी रहे हैं। अभी वो शोज वो भी बनाया था उन्होंने जियो सिनेमा के लिए। उसने अटल जी के ऊपर भी एक बायोपिक बनाया था, तो पता नहीं, होगी शायद। और उस तरह की फिल्म जो ऐसी है ना, उस तरह की फिल्मों को रीमेक करना तो किया जाना भी चाहिए, और कहीं भी बन सकती है वो। हाँ, क्योंकि मतलब वो जेन्युइन रीजन है, ग्लोबल कहानी है उसकी, तो बन सकती है। वो मराठी एडोलसेंस है, डिपेंड। हाँ, ऐसा नहीं है, वो कहीं पे भी एडोलसेंस वही होता है। तो इट्स रवि के ऊपर है, वो बनानी नहीं बनानी। तो आपकी पिक्चर आ रही है सर 18 जुलाई को, है ना, थिएटर्स में आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, सर जो है महाराष्ट्र से हैं, बुंदेलखंड से हैं, इनकी फिल्म के प्रोड्यूसर चेन्नई से हैं, और फिल्म कैरेक्टर जो है मराठी कैरेक्टर है, और फिल्म रिलीज हो रही है हिंदी में। तो ये भारत की फिल्म है। हाँ, तो पूरा इंक्लूसिव है वो मामला। तो इनकी जो फिल्म है ये आ रही है 18 जुलाई को थिएटर्स में, और आई एम होपिंग कि आप लोग जाके देखेंगे, और आप लोग को जैसी लगेगी आप लोग इनको रिएक्शन देंगे, रिव्यूज देंगे। बाकी मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, थैंक यू।